हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप और हम पढ़ रहे हैं आज वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इंग्लिश में कहें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वैगनर। यह इस चैप्टर और इस टॉपिक से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आपके सामने आ चुका है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। आई होप पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया था। मैंने आपको बताया था कि वैगनर ने ये सिद्धांत क्यों दिया। क्या वैगनर एक जलवायुवेत्ता थे? अगर जलवायुवेत्ता थे तो ऐसे कौन से परीक्षण किए गए कि उनके सामने पृथ्वी के कुछ चौंका देने वाले तथ्य उनके सामने आते हैं और उनके आधार पर ही उनका एक सिद्धांत डेवलप होता है। मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे वर्षों से चली आ रही इस परिकल्पना कि पृथ्वी के स्थल भाग और जल भाग अपनी जगह पर स्थिर है, ये फ्लोट नहीं करते हैं, ये तैरते नहीं हैं, इसको वैगनर ने गलत साबित किया। वैगनर को इस थ्योरम को देने के पीछे और कौन कौन से बेसिक रीजंस थे, वैगनर कौन थे, कब उनका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमने, ये सारी के सारे फैक्ट्स हमने इससे पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज हम लोग वैगनर के सिद्धांत को नेक्स्ट लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पेंजिया और पैंथालासा नाम के दो महाद्वीप और महासागर थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट था और एक बड़ा महासागर था। बड़ा महाद्वीप और बड़ा महासागर सिर्फ एक। फिर कार्बोनिफेरस काल के अंदर और फिर धीरे धीरे आगे चल के जुरासिक काल के अंदर एक प्रक्रिया चलती है महाद्वीपों के विस्थापन होने की, महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाने की। तो महाद्वीप टूटते हैं और अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले पेंजिया का विखंडन होता है। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड बोले तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बनता है और बीच में एक जल भाग जिसे हम लोग कहते हैं सागर, जिसे हम लोग कहेंगे टेथिस सागर का निर्माण होता है। और फिर धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर, भारत उत्तर पूर्व की ओर, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण की ओर, और इस प्रकार से सभी महाद्वीप अपना अपना स्थान लेते हैं, अलग अलग स्थानों पर तैरते हुए आगे की ओर जाते हैं। अब ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इन महाद्वीपों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित करती है? अब आप समझते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो एक थ्योरम है कि सियाल सीमा पर तैरता है। सियाल और सीमा, ये देखिए पृथ्वी की जो भूपटल है उसके दो हिस्से हैं। सबसे नीचे वाला भाग है सीमा और उसके ऊपरी भाग है सियाल। सियाल बोले तो सिलिका और एल्यूमिनियम, और सीमा बोले तो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ ऐसा भूभाग जिसके अंदर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि सीमा का घनत्व ज़्यादा है और सियाल का घनत्व कम है, कम घनत्व होने के कारण सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। क्लियर है? आप इसको उस तरह से समझिएगा कि आपने एक पानी से भरा हुआ टब लिया है और उस पर स्टील की अलग अलग प्लेटें रख दी है। वो प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं रहती है, वो इधर से उधर मूवमेंट करती है। क्लियर बात है? तो ये जो मूवमेंट, वो जो प्लेट्स हैं उन्हें आप सियाल समझिए, जो जल भाग है उसे आप सीमा समझिए। तो जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैरता है, सबसे पहली बात। तो जब ये तैरते हैं तो इसके अंदर देखेंगे कि इसमें दो प्रकार की गति सामने आती है। सबसे पहले तो उत्तर की ओर भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह होता है। इधर देखिए, ये मैंने आपको, ये दो बल हैं प्रवाह से संबंधित कि महाद्वीपों का जो विभाजन हुआ और महाद्वीप ने उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर जो गति की है, वो गति उन्हें बेसिकली कैसे मिलती है। तो सबसे पहले तो जो उन्हें गति मिलती है वो देखिएगा आप। सबसे पहले वो उत्तर की ओर गए। कहाँ गए? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर जाने का कारण था, ये देखिए भूमध्य रेखा की ओर जो उनका प्रवाह हुआ है वो हुआ है गुरुत्वीय बल के कारण तथा प्लवनशीलता बल के द्वारा। सबसे पहले तो उत्तर की ओर आकर्षित हुए, उत्तरी ध्रुव की ओर जाने की तरफ प्रेरित हुए। दूसरा प्लवनशीलता, फ्लोटेशन, मतलब वो तैरते हुए उत्तर की ओर जा रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह से गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड या लॉरेशिया उत्तर की तरफ विस्थापित होता है। आगे बात समझ में? भारत उत्तर की तरफ जा रहा है। फिर आप देखिएगा, हम लोग जब इस सिद्धांत को आगे देखते हैं तो हमें और प्रेक्षण मिलते हैं। कुछ महाद्वीप पश्चिम की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इनका प्रवाह जो है पश्चिम की ओर हो रहा है। ये पश्चिम की ओर प्रवाह होने का कारण क्या है? वो कारण है सूर्य और चंद्रमा का कौन सा बल? ज्वारीय बल। अब आप देखिएगा ज्वारीय बल कैसे काम करता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी का जो रोटेशन हो रहा है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है। पर ये घूमती हुई पृथ्वी के सामने चंद्रमा है, सूर्य है,
और ये अपनी आकर्षण शक्ति से इसे रोकने का प्रयास करेंगे, या घर्षण बनता है पृथ्वी की सतह के ऊपर एक घर्षण बल जो है वो कार्य करता है। मान लीजिए कोई स्थल भाग है और ये इस तरफ घूम रहा है, परंतु ये इसको रोकने का काम करेगा, तो घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर ये जो है पश्चिम की ओर हमें प्रवाह होते हुए दिखेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारी पूर्व की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और ये स्थल भाग को अगर इसने रोक दिया मान लीजिए, तो ये हमें कहाँ, ये हमें पुनः पश्चिम की ओर प्रवाह होते हुए दिखेंगे। तो ये वो बल था, ये ज्वारीय बल वो बल है जिसने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को पश्चिम की ओर प्रवाहित किया, और महाद्वीपों और महासागरों का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आता है। अब देखते हैं कि इसके ये जो सिद्धांत बना है, वैगनर का जो सिद्धांत बना है, इसके पक्ष में क्या उन्होंने तर्क दिए, ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से सबूत हैं, ऐसे कौन कौन से तर्क हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि महाद्वीप विस्थापित होते हैं। देखिए, हमारे इस पूरे के पूरे सिद्धांत के अंदर जो द्वंद्व है वो दो बातों के बीच में है, या तो महाद्वीप स्थिर है अथवा महाद्वीप प्रवाहित हो रहे हैं। तो वैगनर ने यह साबित किया है कि नहीं, महाद्वीप स्थिर नहीं है, महासागर स्थिर नहीं है, ये आपस में प्रवाहित होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। इसके पक्ष में जो उन्होंने तर्क दिए हैं वो देखिएगा। आंध्र महासागर, इंग्लिश में बोले तो अटलांटिक ओशियन के दोनों तटों पर, देखिए आंध्र महासागर का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, आंध्र महासागर का पूर्वी तट के ऊपर यूरोप है और अफ्रीका है। इनके दोनों जो तट है, अगर इनको मिला दिया जाए तो आप ये देखिएगा कि यूरोप से उत्तरी अमेरिका मिला और अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका जब मिलता है तो इनमें एक साम्य की स्थापना होती है, एक समानता की स्थापना होती है, जिसे वो कहते हैं जिगसॉ-फिट। जिगसॉ-फिट का मतलब होता है, आपने देखा होगा एक पजल गेम होता है जो एक के अंदर एक को फिट करने से एक अलग चित्र का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रकार से उन्होंने एक जिगसॉ-फिट नामक संरचना का निर्माण किया। तो आप इसको इस चित्र के माध्यम से देखिएगा कि ये देखिए, वैगनर कहते हैं कि अगर महाद्वीप और महासागर कभी एक रहे होंगे और फिर अलग अलग हुए होंगे, अगर नहीं रहते तो क्या दक्षिणी अमेरिका का ये वाला हिस्सा अफ्रीका के इस वाले हिस्से से इतना ज़्यादा फिट हो सकता था? ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा एक ही खंड था, परंतु ये टूट के अलग हुए हैं। अंटार्कटिका का ये वाला हिस्से को देखिए, ये अफ्रीका के इस वाले हिस्से से साम्यता रखता है। भारत पूरी तरीके से अफ्रीका के साथ फिट होता हुआ प्रतीत होता है। ये ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के साथ ही, ये देखिए, ये जो एक दूसरे से जुड़ाव है इनका, अफ्रीका का साउथ अमेरिका से, इंडिया से, ये पूरा का पूरा एक महाद्वीप होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि पूरा का पूरा एक ही महाद्वीप रहा होगा, एक से अधिक महाद्वीप नहीं रहे हैं। अब मैं आपको जो आगे पॉइंट्स बताऊंगा उसको मैं एक बार आपको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिएगा कि यहाँ पर कुछ फॉसिल्स मिले हैं। ये देखिए, ये एक प्रकार का डायनासोर है, नीचे देखिए ये वाला, और इसे हम दक्षिणी अमेरिका के इस बेल्ट में भी देखने को मिलते हैं इसके प्रमाण, और अफ्रीका वाले बेल्ट में भी देखने को मिलते हैं। मतलब इसके जो जीवाश्म हैं हमें इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिले हैं। क्या साबित होता है? साबित होता है कि पूरा स्थलभाग एक रहा होगा और ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते होंगे, तो हमें यहाँ पर इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्लोस्फोटेरिस एक नाम की वनस्पति होती है, उस वनस्पति को देखिएगा आप, ये जो ग्रीन वाली बेल्ट है वो वनस्पति हमें निरंतर रूप से यहाँ तक फैले हुए मिलती है। हालांकि वो वनस्पति आज नहीं है, परंतु आज नहीं होने के बाद भी अगर हम उसके जीवाश्मों को ढूंढते हैं तो वो जीवाश्म में दक्षिणी अमेरिका के इस भाग में मिलते हैं, अर्जेंटीना वाले भाग में, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में मिलते हैं, भारत के दक्षिणी हिस्से में मिलते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं, अंटार्कटिका के अंदर जहाँ पर कहीं भी वनस्पति का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पर भी हमें वनस्पति मिलती है, सेम यही वनस्पति, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमें सेम वनस्पति मिलती है। अब आप देखिएगा, इस वनस्पति के प्रमाण दक्षिणी अमेरिका में और कहीं नहीं मिल रहे हैं, अफ्रीका में और कहीं नहीं मिल रहे हैं, भारत में और कहीं नहीं मिल रहे हैं, बस इस एक समानांतर मेखला के अंदर इस ग्लोस्फोटेरिस वनस्पति के हमें प्रमाण मिलते हैं, जो कि सिद्ध करता है कि ये पूरा का पूरा भाग एक साथ जुड़ा हुआ था, फिर बाद में ये अलग अलग हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो मेसोसॉरस नाम का एक रेप्टाइल था जो जल में तैरता था, मेसोसॉरस। तो आप देखिएगा ये जो ब्लू वाली पट्टी है, ये ब्लू वाली पट्टी दिखाती है कि वो मेसोसॉरस के प्रमाण हमें अफ्रीका के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी अमेरिका के सुदूर दक्षिण भाग में एक समान, एक जैसे फॉसिल्स, एक समान, एक जैसे जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे एविडेंस वो एविडेंस हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये सभी भूभाग कभी एक रहे होंगे, टूट करके अलग हुए हैं, भूभाग स्थिर नहीं है,
भूभाग एक जगह पर स्थिर नहीं होकर के फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, उनमें ड्रिफ्ट हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। पहला पॉइंट को आप फिलहाल पहले पॉइंट को समझिएगा कि एक समान जिग्सॉ फिट की स्थापना होती है। देखिए, ये मैंने जिग्सॉ फिट को समझाने के लिए आपको मैंने ये चित्र समझाया है। ये देखिएगा आप कि ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा अफ्रीका है और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। अब आप जब इनको देखेंगे तो इनमें आपको पूरी तरीके से एक समानता देखने को मिलती है कि ये दोनों बिल्कुल, जब हम लोग इनको जोड़ते हैं आपस में तो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। मतलब कभी एक रहे होंगे, टूट के अलग हुए हैं, इसीलिए तो हम लोग उसे वापस जोड़ पा रहे हैं ना। तो एक तो ये सिद्ध होता है। दूसरा हम लोग सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा आप कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका जो कि यूरोप से फिट हो रहा है और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका जो कि अफ्रीका से फिट हो रहा है, यूरेशिया से यहाँ। तो ये पूरा का पूरा एक स्थल भाग के रूप में कभी रहा होगा, इसीलिए आज हम लोग इन्हें एक दूसरे के साथ फिट कर पा रहे हैं। क्लियर है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रमाण की, दूसरे प्रमाण की। हालांकि मैंने आपको सारे प्रमाण पहले ही चित्र के माध्यम से बता दिए हैं, फिर भी पॉइंट वाइज देखा जाए तो महासागरों के पार चट्टानों में आयु में समानता पाई जाती है, शैल समूहों में समानता पाई जाती है। ब्राज़ील का तट जो कि दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका का तट, इन दोनों में चट्टानों में एक समान चट्टानें हमें देखने को मिलती है और एक समान जो है उनकी आयु देखने को मिलती है। इसका मतलब हुआ होगा कि एक साथ स्थल भाग रहे होंगे, एक समान चट्टानें होंगी, फिर टूट के अलग अलग हो गए होंगे, इसलिए ये चट्टान यहाँ भी और ये चट्टान यहाँ पर भी मिलती है। जो तीसरा प्रमाण है वो है घाना का तट। इस घाना का तट मतलब कहाँ है घाना का तट? वो घाना का तट है और अफ्रीका में। इधर देखिएगा आप, ये बता रहे हैं कि अफ्रीका का जो ये वाला तट है घाना का तट, इस वाले क्षेत्र में, और दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील का ये वाला तट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों में ही एक समान स्वर्ण निक्षेप मिलते हैं, सोने के निक्षेप मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक समान निक्षेप बने, और जब ये अलग हुए हैं तो एक समान स्थिति हमें देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं, लेमिंग नामक एक जीव है। इस जीव को पहले आप यहाँ देख लीजिए। ये एक चूहे नुमा एक जीव है जिसे हम लोग कहते हैं लेमिंग। ये जीव को जब हम लोग देखते हैं, कुछ चीज़ें आपके जीन के अंदर पाई जाती है, कुछ प्रवृत्ति पाई जाती है आप में, जो एक लंबे कालखंड में आपके पूर्वजों द्वारा विकसित की हुई होती है। इस लेमिंग में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि पश्चिम की तरफ भागता है। आप देखिएगा, स्कैंडिनेवियन जो भाग है जो कि यूरोप में है, यूरोप के उत्तरी भाग के अंदर है, जहाँ पर आप देखते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि क्षेत्र मिलते हैं। तो इस लेमिंग नामक जंतु में कुछ इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं कि ये पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो अब आप देखिएगा, स्कैंडिनेवियन जो भाग है, इस भाग में ये जो जीव जंतु हैं ये पश्चिम की तरफ भागते हैं, परंतु आगे जब इन्हें स्थल भाग नहीं मिलता है तो ये अटलांटिक महासागर में कूद जाते हैं। अब आप देखिएगा कि कोई भी जीव जंतु अपने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए तो इस प्रकार की काम नहीं करेगा। तो क्यों ऐसा जो है ये जीव जंतु करते हैं? सबसे पहले आप इस चित्र को देखिएगा, ये लेमिंग है और ये लेमिंग्स जो हैं ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं। परंतु आप ये देखिएगा कि एक लंबे कालखंड में इनकी ये आदत बनी है। इनकी ये आदत इस तरह से बनी है कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये था यूरोप का हिस्सा, और इसके साथ ही ग्रीनलैंड और इसके साथ ही उत्तरी अमेरिका जुड़ा हुआ था। यहाँ के जो लेमिंग्स, ये वाला स्कैंडिनेवियन भाग है, यहाँ पर लेमिंग्स पाए जाते थे जो कि एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित समय में पश्चिम की तरफ भागते थे, इस तरफ जाया करते थे। परंतु अब आप देखिएगा, एक लंबे कालखंड में ये भाग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अब पश्चिम की तरफ स्थल भाग नहीं है, सिर्फ जल भाग है। परंतु आज भी इन जीवों में पश्चिम की ओर गति करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये गति करते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाते हैं, मतलब सामूहिक रूप से आत्महत्या करते हैं। इसके साथ ही आप देखिएगा, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है, एक वनस्पति है जो ग्लोसोप्टेरिस के नाम से जानी जाती है। वो दक्षिण अफ्रीका में, वही भारत में, फॉकलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में इस वनस्पति के एक समान प्रमाण मिले हैं। तो ऐसी वनस्पति जो महासागरों को पार करके अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों में पाई जा रही है, साबित होता है कि सारे के सारे महाद्वीप कभी एक हिस्से रहे होंगे, बीच में कभी कोई महासागर नहीं रहा होगा। अगली बात करें तो भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों में दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न 6 खंडों में समान रूप से मिलते हैं। गोंडवाना जो लैंड है उसके जो तलछटी जमाव हैं वो पूरा का पूरा जो भारत है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, उन सभी जगह पर एक समान मिलते हैं।
मेसोसोरस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में एक समान इसके जीवाश्म मिलते हैं। ये है मेसोसोरस नाम का एक रेप्टाइल जो पानी में पाया जाता है। इसके जीवाश्म भी हमें अफ्रीका में भी मिले हैं और दक्षिण अमेरिका में भी मिले हैं। तो ये सारे के सारे कुछ प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं महाद्वीप और महासागर एक रहे होंगे, कभी ना कभी सारे के सारे महाद्वीप एक से जुड़ के रहे होंगे, तभी तो एक समान वनस्पति एक समान क्षेत्र में मिल रही है। जबकि आज का अगर हम लोग अध्ययन करें तो बहुत दूर दूर है, बीच में बड़े बड़े महासागर हैं, बड़े बड़े सागर हैं। तो बड़े बड़े महासागर होने के बावजूद भी, बड़े बड़े सागर होने के बावजूद भी अगर हमें इस प्रकार की वनस्पति मिलती है तो ये सिद्ध होता है कि ये सभी कभी ना कभी एक रहे होंगे। तो ये था वैगनर का पूरा सिद्धांत। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी आलोचना, क्योंकि कोई भी सिद्धांत अगर दिया जाता है तो उसके पीछे अगर उसके पक्ष में कुछ तर्क है तो उसके विपक्ष में भी कई सारे तर्क दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वैगनर द्वारा जो महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिस बलों की व्याख्या की गई है, जैसे चंद्रमा तथा सूर्य के द्वारा ज्वारीय बल की व्याख्या की गई है, और बहुत सारे जो उन्होंने बल बताए हैं, अगर उन बलों के कारण महाद्वीपों में घर्षण हुआ और महाद्वीप पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं तो उसके लिए बल बहुत अधिक होना ज़रूरी है। आज से लगभग आज जितना बल लगा रहा है सूर्य और चंद्रमा घर्षण का, उससे लगभग 9 अरब गुना अगर वो बल लगाएगा तब जाकर के ये स्थिति होगी कि महाद्वीप और महासागर पूर्व की ओर गति कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, जिन हम लोग गुरुत्वीय बलों की व्याख्या करते हैं, जिन गुरुत्वीय बलों के कारण महाद्वीप उत्तर की ओर गति कर रहे हैं, उनका प्रभाव भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि पूरे के पूरे महाद्वीप को उत्तर से दक्षिण की ओर गति करवा सके। तो फिर अगर हम लोग बात करें इसकी अन्य आलोचना की, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हम लोगों ने आंध्र महासागर के दोनों तटों को एक साथ मिलाया, दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अमेरिका से मिलाया, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से मिलाया। तो कई सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये प्रॉपर फिट नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये आलोचना इतनी उपयुक्त नहीं है, प्रॉपर फिट वैसे भी नहीं होता है। जब टूट फूट होती है तो कई सारी चीज़ें बीच में रह जाती है। तो बेसिकली ये था आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। आई होप मैं आपको ये सिद्धांत समझाने में कामयाब रहा हूँगा। तो इसके बाद हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को भी पढ़ेंगे और इसी प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इस सिद्धांत को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप साथ साथ बुक में और साथ साथ जो भी आपके पास इससे संबंधित पुस्तक हैं उसमें भी आप इसका अध्ययन कीजिए, ताकि कंप्लीट आपका ये सिद्धांत हो जाए। और मैं चाहूँगा कि असाइनमेंट नंबर 3, जिसमें कि आप मुझे ये पूरा का पूरा सिद्धांत अपनी लैंग्वेज में थ्योरम के रूप में लिख करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सिद्धांत समझ में आया है और कितना समझ में आया है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार से अगले वीडियो में किसी नए सिद्धांत की तरफ, किसी नए चैप्टर की तरफ। आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।